हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ा। डायमेंशनल फार्मूला क्या है तो वो आपको पता होगा कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के उसके द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और उसकी कुछ पावर भी लेते हैं, उसकी जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं उसके डायमेंशंस। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि हमारी फिजिक्स में कई सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन फाइंड करने की जो मेथड है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके 3 यूजेस है, मतलब हमारी ये 3 एप्लीकेशंस हो गई। तो फर्स्ट वन इज टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको पता है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। MKS, CGS पता होगा आपको, MKS से ऐसे हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सपोज मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूँ, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी को आपको याद होगा, अगर आप MKS सिस्टम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसको अगर आप CGS में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका यूनिट बनेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन उसके डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स जो है वो हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी हेल्प से ये दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा कि इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब है इक्वल्स डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया उसका फर्स्ट यूज़। जैसे मैंने डेंसिटी के बारे में बताया, शायद आपको पता होगा फोर्स का जो MKS यूनिट है दैट इज न्यूटन और CGS एकम है दैट इज डाइन। तो न्यूटन और डाइन के बीच का क्या रिलेशन है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन अगर आपको पूछा है तो ये रिलेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यूज़ हो गया टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द 2 यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फर्स्ट वन था। अब सेकंड जो लिखा है वो आप पढ़िए। ये लिखा है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब किसी ने आपको लिख के एक इक्वेशन दे दिया तो आप उसकी हेल्प से, ये डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप चेक कर पाओगे कि वो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है। सपोज आपको ये वाली फार्मूला जो आपको शायद पता होगा, न्यूटन ने हमें फोर्स के लिए ये फार्मूला दी है, F इज इक्वल टू M इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये सही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता था कि ये फार्मूला फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है, ये शायद आपको नहीं पता है, ऐसा सोच लीजिए आप। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर किसी ने ऐसे लिख के दे दिया F इज इक्वल टू M स्क्वायर है, या फिर लिख के दे दिया F इज इक्वल टू M बाय, कुछ भी लिख के दे दिया, तो आप ये मेथड की हेल्प से ये चेक कर पाओगे विच वन इज करेक्ट। ये सारी जो फॉर्मूलाज दी हुई है उसमें से कौन सी वाली करेक्ट है, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया उसका सेकेंड यूज़ कि हम किसी भी, हमारे पास कोई भी हमें इक्वेशन दिया है तो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये उसका सेकेंड यूज़ है। थर्ड यूज़ की बात करें हम तो दैट इज़ टू डिराइव द इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कुछ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कोई पार्टिकल है और वो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पर जो कोई फोर्स लग रही है वो फोर्स आपको नहीं पता है, वो डिपेंड करती है। सपोज ऐसा दिया है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मास पर डिपेंड कर रही है, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, और जो रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही है। तो आप ये डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड की हेल्प से आप फोर्स और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आप फाइंड कर सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसकी हेल्प से ये फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा mv² बाय r।
मतलब m की पावर 1 होगी, v की पावर 2 होगी और r की पावर -1 होगी। ये चीज़ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसा वो रिलेशन बना सकती है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो आप इसकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये इसके तीनों यूजेस हो गए। आपको समझ में आ गया होगा इतना कि फर्स्ट वन यूज़ क्या था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके क्या है यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट्स है उनके बीच का रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि आपको कोई इक्वेशन दिया है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो चीज़ भी आप फाइंड कर पाओगे। और थर्ड वन कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह से वो डिपेंड करती है, मतलब उनके बीच का रिलेशन क्या है, ये भी आप इजीली इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये तीनों यूजेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट यूज़। फर्स्ट यूज़ क्या मैंने बताया आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट्स हैं उनके बीच का आप रिलेशन निकाल पाओगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सपोज डेंसिटी से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है उसका यूनिट दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उसको मुझे किस में लिखना है, CGS में, दैट मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या है आपको याद है, डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे m1 L-3 T0, ये उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर MKS सिस्टम में सारी चीज़ें लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे CGS में, फिर दोनों की कंपैरिजन हम करने वाले। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MKS सिस्टम में, आपको पता है मास जो होता है वो मास कौन से यूनिट में होता है, किलोग्राम में। मास का जो यूनिट है दैट इज़ इन किलोग्राम। और अगर यहाँ पर मुझे उसको ग्राम में लिखना है तो आपको पता होगा कि अगर हम मास की बात करें तो किलोग्राम की जगह पर आपको ग्राम में लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 10⁻³ ग्राम। नेक्स्ट वन, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो MKS सिस्टम में उसका जो यूनिट है दैट इज़ मीटर और CGS की बात करें दैट इज़ सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल्स 10⁻² सेंटीमीटर। और जो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो दोनों में सेम ही यूनिट है दैट इज़ सेकेंड। ये रिलेशन आपको पता है। अब हमें जो हमारे पास MKS सिस्टम में उसमें ये रिलेशन है उसको CGS के साथ हमें कंपेयर करना है, मतलब ये इक्वल्स ये कैसे आप लिख पाओगे। तो देखिए मैंने पहले ऐसे लिखा m1 L3 T0, ये उसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसको मैंने MKS में लिखा है, उसी को मुझे CGS में अगर लिखना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास जो है उसके आगे, यहाँ पर आप 1 है ऐसे सोच सकते हैं, है ना, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर, या ऐसा सोचिए 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, मतलब ये सारी चीज़ें 1 1 1 है। तो अगर उसके हेल्प से मुझे लिखना है तो अगर किलोग्राम की जगह पर मुझे ग्राम में उसको लिखना है तो मुझे उसे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 10⁻³ और उसकी पावर 1 है तो आप लिखोगे 1। नेक्स्ट वन इज़ लेंथ। अगर मुझे लेंथ लिखनी है इन सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन दैट इज़ 10⁻² है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 10⁻² और उसकी जो पावर है दैट इज़ -3, ठीक है। और t की पावर तो 0 है तो कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर पावर हो गई 10⁻³ और यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 2 × -3 दैट इज़ -6 और 10 की पावर जो होती है उसका आपको एडिशन करना पड़ेगा और बाकी MLT हम लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया गया, 10⁻³ m1 L-3 T0। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच का रिलेशन ये हमने फाइंड किया, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मगर मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमें MKS में अगर डेंसिटी दी है और उसको मुझे CGS में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको शायद पता होगा कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वाटर की, इन अगर हम किलोग्राम की बात करें दैट इज़ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उसको हम CGS में लिखते हैं दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो यही रिलेशन हमें मिला, राइट। अगर मैं 10⁻³ को यहाँ पर ले जाती हूँ तो वो नीचे जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 क्या हो गया -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया डेंसिटी का रिलेशन। मतलब कि अगर हमारे पास डेंसिटी MKS में है और उसको मुझे CGS में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोनों चीज़ों को ऐसे कंपेयर कर पाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। सपोज हम बात करें फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स का जो यूनिट है MKS यूनिट दैट इज न्यूटन और CGS यूनिट दैट इज डाइन। ओके, तो ये फोर्स के दो यूनिट्स हैं न्यूटन एंड डाइन और दोनों के बीच का मुझे रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फोर्स की आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद करो, क्या थी, M1 L1 T-2। ठीक है, ये होगी फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें MKS सिस्टम में लिखनी है और यहाँ पर मैं लिखूँगी इन CGS सिस्टम। अगर हम MKS की बात करते हैं तो मास जो होता है उसका फिर से याद कीजिए, उसका यूनिट दैट इज़ किलोग्राम। और यहाँ पर जो मास लिखेंगे और उसको मुझे ग्राम में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा 10⁻³ ग्राम। नेक्स्ट वन, अगर हम लेंथ की बात करें, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो लेंथ होगी मीटर में, यहाँ पर होगी 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और टाइम की अगर बात करते हैं तो दोनों में यूनिट उसका सेम ही है। अब फिर से यहीं पर इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट मैंने लिख दिया फोर्स का, मतलब डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से। तो ये MKS में है, अब उसको मुझे CGS में रिप्रेजेंट करना है। तो मास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर है 10⁻³ ग्राम, तो मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻³ मास इतना है और उसकी पावर है 1, तो 1 लिखना है। फिर नेक्स्ट वन इज लेंथ, तो लेंथ की बात करो तो उसकी पावर है 10⁻² और यहाँ पर उसका स्क्वायर है, तो आप करोगे उसका, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, M1 L1 है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। और टाइम की अगर बात करते हैं दैट इज़ पावर -2, वो तो सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पर 10 की पावर जो होगी वो 3 होगी और यहाँ पर 2 ही होगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 10 की पावर का एडिशन करोगे तो 10 की पावर टोटल हो जाएगी 3 + 2 दैट इज़ 5। तो हमारा आंसर ये बन गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हुआ, 10⁻5 टाइम। तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे। ओके, ये चीज़ हो गई। सेकेंड अगर बात करें, और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज हम वर्क की बात करते हैं, तो वर्क की आप बात करते हो तो उसके भी 2 यूनिट्स हैं, दे आर इन MKS सिस्टम दैट इज़ जूल, और CGS की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ अर्ग। तो जूल और अर्ग के बीच का भी मुझे रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए फिर से अगर हम वर्क की डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको हम ऐसे लिखेंगे, आपको पता होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको मुझे डिस्प्लेसमेंट मतलब L से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरी डायमेंशनल फार्मूला यहाँ मुझे मिलेगी वर्क की M1 L2 T-2। अब फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, दैट इज़ इन MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर होगा, क्या होगा, यहाँ पर यूनिट जो है दैट इज़ इन किलोग्राम, मतलब मास हो गया किलोग्राम में, यहाँ पर मास हम लिखेंगे ऐसे ग्राम में। फिर होगा लेंथ दैट इज़ इन मीटर, यहाँ पर हमें लिखना है इन सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वन इज टाइम। ठीक है, अगर नेक्स्ट अब बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो MKS सिस्टम में हमारे पास दैट इज़ M1 L2 T-2 और उसको CGS में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास की 10⁻³ पावर है। फिर लेंथ की बात करेंगे दैट इज़ 10⁻² और उसकी पावर है 2 और टाइम की पावर है -2। अब देखिए फिर से 10 की जो पावर होती है उसका हम एडिशन करेंगे। यहाँ पर पहले पावर को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 1 दैट इज़ 3 और 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ पर 10 की पावर हो गई 4, तो उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा आंसर मिला दैट इज़ 10⁻7। तो इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि 1 जूल, ये हमारे पास इसकी 2 जो यूनिट्स हैं दोनों के बीच का हमें रिलेशन मिल गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये हमें एक रिलेशन मिला है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मैं थोड़ी सी हिंट अब भी आपको देने जा रही हूँ। देखिए, आप डायरेक्टली अगर आपको पता है उसकी डायमेंशनल फार्मूला और उसको
MKS को CGS में ही कन्वर्ट करना है। तो आप ये फॉर्मूला इजीली आप उसकी हेल्प से लिख पाओगे। देखिए यहाँ पर जो थी हमने MKS सिस्टम में लिखी थी, तो मैं अभी लिख रही हूँ M, L और T, और उसकी पावर मैंने सपोज ले ली m⁴ l⁵b एंड t⁵c। ठीक है, अभी यहाँ पर आप कंपेयर करो, सपोज ये पावर होती A, ये पावर होती B और ये पावर अगर C होती, तो यहाँ पर 10 की जो पावर है आप पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर क्या होता, 10⁸, ऐसा लिखते ना, 10⁵, तो है ही m, मास जो है हमने कौन सी यूनिट में लिखा, इन CGS हम लिख रहे हैं, तो उसकी पावर है A। ठीक है, लेंथ की अगर बात करते हो तो उसकी पावर है B और T की पावर तो C ही है। मतलब हमारा आंसर ये हुआ, देखिए पावर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁵A और ये पावर है कितनी, 2B, और बाकी का आंसर हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास इतना ही रिलेशन आपको याद होगा तो भी इजीली आप MKS को CGS में कन्वर्ट कर पाओगे। देखो यहाँ से हम हेल्प लेते हैं, यहाँ पर अगर हम वर्क की बात करते हैं तो हियर A = 1 है, B = 2 है और T = -2 है, उसको आप यहाँ पर रख दो, T नहीं C = -2 है, तो उसको यहाँ पर रखो तो आपका आंसर क्या आएगा, 10⁵ A मतलब 1 लिखना है, प्लस 2 × B मतलब 2 लिखना है, और बाकी तो है ही m⁴A, फिर l⁴B और T की पावर है C। तो आपका आंसर क्या आया, 10 क्या आया, 3 + 4 दैट इज 7। तो ये आंसर आपको डायरेक्टली मिल सकता है। मतलब ये हुआ कि आपको मास का रिलेशन पता है कि किलोग्राम को ग्राम में लिखने के लिए आपको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही लेंथ मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में लिखने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने अभी कोई भी किसी के लिए भी, अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम जब लिख रहे हैं तो उसको मैंने पावर A, B और C कंसीडर कर ली, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप उसकी हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के MKS और CGS दोनों यूनिट्स जो हैं उनकी कंपैरिजन कर पाओगे, सिर्फ इतनी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी जब हम एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल करेंगे तब ये चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो तो अगर उसकी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका रिलेशन मैंने ये लिखा है और दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने ये लिखा है, तो दोनों के बीच में मुझे इक्वल का रिलेशन लगाना है, तो यहाँ पर कोई नंबर मुझे लगाना पड़ेगा। सपोज अभी मैंने बताया आपको कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है इक्वल्स 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 एंड 10⁻³ दे आर n1 एंड n2, मतलब ये कुछ न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू है। ठीक है, U1 एंड U2 आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ये MKS है तो U2 क्या होगा, ये CGS है। ऐसे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ कर सकते हो, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर ली है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ MLT। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो m1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, हमने ऐसे लिखा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है तो m2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर हम C लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए पावर A, B एंड C कॉमन रहेगी। आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड जब हमने फोर्स के लिए या वर्क के लिए जब हमने पावर लिखी थी MLT की, तो राइट हैंड साइड पर भी वो सेम ही है। ठीक है, MLT की पावर 10 की पावर चेंज हो गई थी क्योंकि वो किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन था, इसलिए मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन था इसलिए। लेकिन अभी मैं सिर्फ ML और T की बात करूँ, वो 10 वाला जो रिलेशन था 10 की पावर वाला, वो ये नंबर है। लेकिन अगर MLT की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप ऐसे इसको पावर को लिख सकते हो। तो सपोज आपको ये n2 कितना है उसको फाइंड करना है, तो आपकी फॉर्मूला ऐसे बन जाएगी n1, फिर यहाँ पर लिख पाओगे आप m1, यहाँ अगर मैंने ले लिया ये पूरा नीचे इस तरफ, तो इसकी कॉमन पावर आप A लिख पाओगे, फिर L1/L2 की पावर हो गई B और T1/T2 की पावर हो गई C।
तो ये हमें एक रिलेशन ऐसे मिल सकता है। ए, बी और सी तो आपको पता है डायमेंशंस है। जैसे हमें फोर्स के लिए हम लिख रहे हैं तो डायमेंशंस क्या होंगे, A इक्वल टू 1 होगा क्योंकि उसकी फॉर्मूला है ना m1L1T-2। तो A इक्वल टू 1 होगा, B इक्वल टू 1 होगा और C इक्वल टू -2 होगा, वो ही लिखना है। फिर अगर ग्राम किलोग्राम का रिलेशन है वो भी आपको पता ही है, तो ये भी आप लिख पाओगे। सपोज आपको ऐसा दिया है कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन, ऐसा लिखा है, तो ये 5 क्या होगी आपके लिए N1 हो गया, ठीक है। और इसके लिए ये फाइंड करना है, दैट इज N2। N2 क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। ये आप कर सकते हो कि कोई भी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हैं और उसकी हेल्प से इसको जो है वो आप फाइंड कर पाओगे। N2 कितना मिलेगा वो उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास ये एक रिलेशन ये हो गया, तो ये आप याद रखना, आपको MCQs के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये फर्स्ट यूज़ था और सेकंड यूज़ नेक्स्ट टाइम बात करेंगे।